नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका 5वां पार्ट है। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जाके देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ उन सभी पार्ट्स में विज्ञान के सभी पोर्शनों को कवर करने की कोशिश किया गया है, तो निश्चित ही आप लोग के लिए फ्रूटफुल होंगे और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। पहला, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट है। तो ऊपर में 3 गुण बताया गया है। ये तीनों गुण किसका है, यही क्वेश्चन है। ए है यकृत का, बी है अग्नाशय का, सी है प्लीहा का और डी है लार ग्रंथि का। तो ऊपर के तीनों गुणों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको बताना है कि जो तीनों गुण है ये ऑप्शन में से किसका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय का। किसका? अग्नाशय का। ठीक है, अब चलिए अग्नाशय के संदर्भ में मैं जो जो चीज़ बताऊंगा आप लोग को याद करते चलना है मेरे साथ, क्योंकि ये टॉपिक आपके CGPSC है ना, व्यापम सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय से CGPSC भी क्वेश्चन कर चुका है, ACF के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, पटवारी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंक्रियास। ठीक है, अग्नाशय को पेंक्रियास बोलते हैं। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी है ना, याद रखना है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको किस नाम से जानते हैं, लीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है यकृत अर्थात लीवर। लेकिन ऐसा पूछता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है क्या, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के संदर्भ में दूसरा चीज और क्या ध्यान रखना है कि इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है अग्नाशय ग्रंथि को। अब भाई इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से आपका एंजाइम का भी स्रावन होता है और आपका हार्मोन का भी स्रावन होता है, एंजाइम का भी और हार्मोन का भी। ठीक है, ये और एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होने के कारण अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम के रूप में कौन कौन से एंजाइम का स्रावन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ट्रिप्सिन, दूसरा आपको ध्यान रखना है लाइपेज, तीसरा आपको ध्यान रखना है एमाइलेज एमाइलेज हो जाएगा आपका, सुक्रेज हो जाएगा, उसके बाद आपका माल्टेज हो जाएगा। ये सब एंजाइम का नाम है ये सब। तो इन सभी एंजाइम का स्रावन कहाँ से हो रहा है? अग्नाशय ग्रंथि से। अब देखो ये जो आपका ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज, सुक्रेज और माल्टेज ये किसका पाचन करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज वसा का, एमाइलेज, सुक्रेज और माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब अगर मैं भोजन की बात करूं तो भोजन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं जी, है ना। भोजन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। पहला हो जाएगा मुख्य घटक और दूसरा हो जाएगा आपका गौण घटक। तो मुख्य घटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मुख्य घटक में आती है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपका वसा, उसके बाद आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, और गौण घटक में आता है आपका पानी, है ना, उसके बाद खनिज लवण अर्थात मिनरल्स, उसके बाद आपका विटामिन। ये सब किस में आते हैं? गौण घटक में आते हैं। किस में आते हैं? गौण घटक में। जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है। पूछेगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, भोजन के मुख्य घटक में क्या क्या चीज़ें आती है, भोजन के गौण घटक में क्या क्या चीज़ें आती है। हर एक पॉइंट अपना क्वेश्चन है जी, तो सभी को आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए भोजन के मुख्य घटक में 3 चीज़ें आती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब देखिए अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज ये सब किसका पाचन कर रहा है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का कर रहा है, लाइपेज वसा का कर रहा है, एमाइलेज, सुक्रेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। मतलब भोजन के मुख्य घटकों का पाचन कौन कर रहा है? ये सभी एंजाइम कर रहा है। तो इसीलिए आपका
अग्नाशय के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या, क्योंकि अग्नाशय के रस से कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है, वसा का भी पाचन हो जाता है और प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आप लोग को रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का भी पाचन होता है, वसा का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। ओके, चलो अभी मैंने बताया कि अग्नाशय से हार्मोन का भी स्रावन होता है। तो अग्नाशय से हार्मोन का स्रावन करने के लिए इसमें कोशिका पाया जाता है, जैसे कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। तो अल्फा कोशिका से आपका ग्लूकेगॉन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावन होता है और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। ये बीटा कोशिका वाला कई एग्जाम में पूछा गया ना। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय के कौन से कोशिका से होता है? तो बीटा कोशिका से। ये आपको ध्यान रखना है। तो हार्मोन के रूप में ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। कौन कौन से कोशिका से? अल्फा और बीटा कोशिका से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो दूसरा जो गुण दिया है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, हो रहा है ना, अल्फा कोशिका से, बीटा कोशिका से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका बता दिया। और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, वसा का भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है ना। जितनी सारी चीजें मैंने बताया सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। केवल एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 5-6 क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो आपको इन सभी बातों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? यूटेरस में, ओविडक्ट में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में अर्थात वेजाइना में। आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ क्या पूछा गया है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। अब निषेचन मतलब क्या होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो वही जो मिलने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। और आप सभी को पता होगा मेल गैमेट है ना। मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट होता है स्पर्म, है ना। मेल गैमेट होता है स्पर्म अर्थात शुक्राणु ये होता है आपका मेल गैमेट, है ना। और फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट क्या होता है जी? ओवम अर्थात अंडाणु। ठीक है, ये तो अब हम लोग फर्टिलाइजेशन किसे बोलेंगे? ये जब स्पर्म है ये किससे मिलेगा? ओवम से मिलेगा। तो यही प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स कि आपका निषेचन। ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का, किसका? जाइगोट अर्थात भ्रूण का विकास होता है। फिर जब भ्रूण में कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तब किसका निर्माण होता है? एक बच्चे का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से मिलेगा, अर्थात जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलेगा, तब उसी को बोला जाता है क्या? आपका निषेचन। तो क्वेश्चन पूछा गया निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसकी जो निषेचन की क्रिया होता है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी में अर्थात ओविडक्ट में होता है। ध्यान रखना अच्छे से ना, अंडवाहिनी में होता है। अगर यहीं पास ऐसा क्वेश्चन आता कि फीमेल के शरीर में ओवम उनका प्रमुख गैमेट होता है, तो ओवम अर्थात अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाणु का निर्माण अंड ग्रंथि ओरी में होता है। लेकिन यहाँ पास क्या पूछा गया है? निषेचन की क्रिया कहाँ पास होती है, अर्थात कहाँ पास आपका मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? अंडवाहिनी में अर्थात ओविडक्ट में। याद रखना, जब महिलाओं के शरीर में उनके ओरी में ओवम का निर्माण हो जाता है अर्थात अंडाणु का निर्माण हो जाता है, तो वो अंडाणु अंडवाहिनी में जाकर किसका वेट करता रहता है? स्पर्म का वेट करता रहता है। और अगर इस बीच में अगर मेल और फीमेल में अगर लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं तो क्या होता है? फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जाइगोट बनता है। फिर जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है तब किसका निर्माण होता है? बच्चे का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन। एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आपका पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिसको तो आपको भूलना नहीं है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल भी जाएगा। अगर आपसे पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर ऐसा पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको बताना है कि आपका लीवर, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर ऐसा पूछेगा तो आपको बताना है कौन सा ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि में? थायराइड। कौन सा ग्रंथि है जी? थायराइड। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये चीज।
अब जो पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, गले के पास, नेक में, है ना, गले के पास पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी पीयूष, और सबसे बड़ी पूछेगा तो थायराइड, ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आपका लीवर। यहाँ पास अंतःस्रावी ग्रंथि की बात नहीं हो रहा, केवल ग्रंथि बोला गया। अगर पूछेगा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी जैसे हमने पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अग्नाशय, अग्नाशय वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी पीयूष ग्रंथि से आपको ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के स्त्राव होता है, एडीएच नामक हार्मोन के स्त्राव होता है। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ जो आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखो चलो इसको समझिएगा, एक बार समझने के बाद यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो नहीं छूटेगा। ये एक मनुष्य का ब्रेन हो गया। ब्रेन में आपका 3 प्रकार के ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन सा 3 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, पहला आपका पीयूष ग्रंथि, पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, और तीसरा हो जाएगा आपका पिनियल काय। तीसरा क्या होगा आपका पिनियल काय, पिनियल काय। तो ब्रेन में 3 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन सा, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिनियल काय। ये इनका गला हो गया, गला के पास पाया जाता है थायराइड, गला के पास पाया जाता है जी थायराइड, ठीक है। और थायराइड के जस्ट ऊपर में पाया जाता है आपका पैराथायराइड, क्या, पैराथायराइड, ये भी आपको ध्यान रखना है, पैराथायराइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास यहाँ पास पाया जाता है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि के बाद ये किडनी है, किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर में पाया जाता है आपका एड्रिनल, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि पाया जाता है। उसके बाद यहाँ देखो ये इसको बोलते हैं गोनाड ग्लैंड, क्या बोलते हैं, गोनाड, गोनाड ग्लैंड बोलते हैं इसको। और गोनाड ग्लैंड के रूप में मेल में क्या पाया जाता है, याद रखना जी, मेल में पाया जाता है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है। और फीमेल में पाया जाता है आपका, फीमेल में 1 पेयर ऑफ ओरी, 1 पेयर ऑफ ओरी, फीमेल में पाया जाता है 1 पेयर ऑफ ओरी। ये भी ध्यान रखना है ना, एक जोड़ी, इसको बोलेंगे हम लोग विशन बोलेंगे। मेल में एक जोड़ी विशन पाया जाता है और फीमेल में एक जोड़ी अंडाणु पाया जाता है, ठीक है। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो कहाँ कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है ये बता दिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी। बाकी जितने भी चीज़ें मैंने बताया आप लोग को याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब क्या होता है, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं होता है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है, हार्मोन का ही स्त्राव होता है, याद रखना है, किसका, हार्मोन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, वाहिनीहीन। अब इसको समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव होता है, ठीक है। तो आपका ग्रंथि, जिस ग्रंथि में आपका नलिका होता है, नलिका मतलब वाहिनी, जिसको या इंग्लिश से बोलते हैं डक्ट, जिस ग्रंथि में नलिका होता है उसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जिस ग्रंथि में नलिका होता है उसको बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और जिस ग्रंथि में आपका नलिका अर्थात डक्ट नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, बोलिए, अंतःस्रावी ग्रंथि। उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें नलिका पाया जाता है उसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, और जिसमें नलिका नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है यहाँ से एंजाइम का स्त्रावण होता है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना जी, उससे हार्मोन का स्त्रावण होता है, ठीक है। ये चीज़। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है, मतलब किसमें नलिका नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी जस्ट मैंने बताया। और यहाँ से किसका स्त्राव होता है, हार्मोन का। और इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि मनुष्य के शरीर में कहाँ कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, जैसे कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिनियल काय, पिट्यूटरी, ये सब बताया था आपको, है ना। तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। याद रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा, सी, एस्ट्रोजन। ये है आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है ना, ये एस्ट्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। तो अगर मैं बताऊं स्त्रीलिंग हार्मोन की बात करूं, स्त्रीलिंग हार्मोन की बात करूं, तो स्त्रीलिंग हार्मोन में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। ये आपका फीमेल के गोनाड ग्लैंड से क्या होता है, ये सभी हार्मोन रिलीज होते हैं। वही अगर हम लोग
पुल्लिंग हार्मोन की बात करें, पुल्लिंग हार्मोन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन किस तरह तो थायराइड ग्रंथि से होता है, तो ये भी आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाया जाता है, और अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? कॉर्टिसोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रीनलिन। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन। क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। कहाँ से होता है? एड्रीनल ग्रंथि। इसका स्रावन एड्रीनल ग्रंथि से होता है। और इसी एड्रीनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? इसी को आपका आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को आपका 3F और 4S हार्मोन के नाम से या ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। 3F मतलब फाइट के समय, लड़ाई के समय, फियर के समय, डर के समय, और फ्लाइट अर्थात उड़ने के समय ये हार्मोन बनते हैं। 4S क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4S अर्थात ये लैंगिक लक्षणों को, है ना, और शक्कर की मात्रा को, नमक की मात्रा को, और स्टेरॉइड इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि को आपका 3F और 4S ग्रंथि बोलते हैं। और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनलिन, इसको भी क्या बोल दिया जाएगा आपका? 3F और 4S हार्मोन इसको बोला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो किस हार्मोन की स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनलिन इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी इंसुलिन के बारे में तो मैंने बता दिया है। इंसुलिन का स्त्रावन कहाँ से होता है? मैंने बताया था अग्नाशय की आपका बीटा कोशिका से, है ना, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, जो हमारे शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। टेस्टोस्टेरॉन, ये आपका इसका स्त्रावन मेल के गोनाड ग्लैंड से होता है ना। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पर्णहरिम क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी एसआई का भी एग्जाम हुआ था, उससे पूछा गया था कि क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरिम के नाम से भी जानते हैं, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? जो पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और उस क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? आप सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण में जो समस्त हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश, जल, CO2, है ना, इनकी उपस्थिति में क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हर समस्त जो हरे पेड़ पौधे हैं किसकी उपस्थिति में? CO2 की उपस्थिति में, है ना, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और आपका जल की उपस्थिति में, है ना, आपका CO2 हो गया, है ना, सूर्य का प्रकाश हो गया, और आपका जल हो गया, इनकी उपस्थिति में। और एक और याद रखना, क्लोरोफिल जिसको क्या बोलते हैं? पर्णहरिम बोलते हैं। इन सब की उपस्थिति में क्या करते हैं? समस्त हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। याद रखना, जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और प्रोड्यूस किसको करते हैं? O2 को, ऑक्सीजन को ये मुक्त करता है और CO2 को ग्रहण करता है। और जो मुक्त किया गया ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना ये बिल्कुल सही है ना। समस्त हरे पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करता है ना, और प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग श्वसन के तौर पर करते हैं, श्वसन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? देखो, सनलाइट तो चाहिए, प्रकाश रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो सनलाइट तो चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बनता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान जो समस्त हरे पेड़ पौधे हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, है ना, उसके पश्चात वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग श्वसन के रूप में करते हैं। तो बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका
पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? जबरदस्त है। प्रकाश की निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैंगनी और नारंगी, इंडिगो और पीला, नीला और लाल, और पीला और बैंगनी। मतलब पूछा गया कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया तीव्र गति से होता है। तो तीव्र गति से ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा तो लाल रंग में होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद नीला में, लाल उसके बाद नीला। तो देख लो ऑप्शन देख लो, लाल नीला है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीले रंग का और लाल रंग का। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। ये मतलब नीले रंग के और लाल रंग के प्रकाश का तीव्र अवशोषण होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? अभी जस्ट मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कौन सा रंग होगा, तो आपका लाल रंग होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका नीला रंग, है ना। और सबसे कम अगर पूछेगा तो आपका हरा रंग हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा हरा रंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लाल रंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कारणीय है ना। रूट्स के बारे में पूछा गया है, पौधे के रूट्स के बारे में, जड़ के बारे में। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा जल का अवशोषण, तीसरा पोषक तत्वों का अवशोषण, और चौथा पौधों को सहारा प्रदान करना। देख लो भैया, जड़ तो पौधे को सहारा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है ना। तीसरा पोषक तत्वों का भी अवशोषण करता है जड़, बिल्कुल सही है। जल का अवशोषण भी करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो पत्तियों में होता है ना। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पादप कोशिका का किचन कहा जाता है। और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण जो पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जड़ नहीं करता, ये पत्ती के माध्यम से होता है ना। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, उसमें छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं, उसी रंध्र के मार्ग से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, स्टोमेटा बोलते हैं जिसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है? तो ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है ये किसका है? ये आपका पत्तियों का है जी, है ना। जड़ क्या करता है? ये पौधे को सहारा प्रदान करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है। बाकी प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्ती करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जाइलम और फ्लोएम नामक दो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है किसमें? पौधों में, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जाइलम पूरे जल को पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? जो भोज्य पदार्थ होता है ना, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जा से जाइलम, जल से जल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आहार वहन के लिए। तो पौधे में फ्लोएम ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आहार वहन के लिए। अगर यही पूछता कि जल वहन के लिए कौन सा उत्तक है वो उत्तरदायी होता है, तो आपको बताना था जल वहन के लिए जाइलम हो जाएगा। जल वहन के लिए जाइलम उत्तक, है ना। और आपका फ्लोएम जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, वो आहार वहन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मतलब आहार को अर्थात भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है? तो कौन सा टिश्यू करता है? आपका फ्लोएम करता है। लेकिन वाटर को पूरे बॉडी के पौधे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? तो ये करता है आपका जाइलम करता है जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। अभी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप इजी इसका आंसर कर पा रहे होगे। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन तो है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। उसके बाद इंसुलिन इसका तो स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि से होता है, मैंने बताया था, है ना। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से होता है। और यही जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ये तो मनुष्य में स्त्रावित होता है। और पूछा गया कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन, ये तीनों क्या है? पादप हार्मोन। ये तीनों क्या है? आपका पादप हार्मोन। चलो पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखते हैं। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहेंगे, है ना। अब पादप हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक होता है जी वृद्धि प्रवर्धक, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, और एक होता है आपका वृद्धि रोधी। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, एक वृद्धि रोधी। वृद्धि प्रवर्धक में कौन कौन सा हार्मोन आ जाता है? जिब्रेलिन जो अंकुरन को प्रेरित करता है, जिब्रेलिन। उसके बाद ऑक्सिन, इसी ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधे की ऊंचाई बहुत अत्यधिक होती है। ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन के बाद आपको ध्यान रखना है आपको फ्लोरीजेंस, और एक और आपको ध्यान रखना है ट्राउमेट्रिन, ठीक है। ट्राउमेट्रिन ये
तो ये सब वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, मतलब पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। और वृद्धि रोधी में आपको ध्यान रखना है ABA एब्सिसिक एसिड, याद रखना है एब्सिसिक एसिड। और आपको ध्यान रखना है दूसरा एथिलीन, है ना, एथिलीन एब्सिसिक एसिड और आपका एथिलीन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो जो एथिलीन हार्मोन होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये सब पादप में मिलने वाला हार्मोन है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस, ट्राउमेट्रिन। और वृद्धि रोधी जो उनके वृद्धि को कम कर देता है ये हो जाएगा आपको एब्सिसिक एसिड और आपका एथिलीन हो जाएगा। जो पेड़ पौधे में जो फल पकते हैं जी वो कौन से हार्मोन के कारण पकते हैं, तो एथिलीन, है ना, कौन से हार्मोन के कारण, एथिलीन हार्मोन के कारण पकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, पुनः पूछा गया कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। ये इसमें आ जाएगा आपका साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। ये क्या है आपका पादप हार्मोन। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है ना। और ये आपका एस्ट्रोजन है, क्या आपका एस्ट्रोजन है, ये आपका फीमेल के गोनाड ग्लैंड से स्रावित होता है। और इंसुलिन तो मैंने बताया था आप लोग को कि इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से होता है, ठीक है। ये तो पूछा गया कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है। जो साइटोकाइनिन ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। अभी जस्ट मैंने बताया था गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एथिलीन नामक हार्मोन पाया जाता है। और इसी एथिलीन नामक हार्मोन के कारण जो फल है वो किसमें, वृक्ष में ही पक जाते हैं। जो नेचुरली जो फल पकते हैं वो कौन से हार्मोन के कारण पकते हैं, एथिलीन। और जो आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाया जाता है तो उसमें आपका एसिटिलीन नामक हार्मोन उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ अगर पूछेगा कि नेचुरली जो फल पकते हैं वो कौन से हार्मोन के कारण पकते हैं, तो एथिलीन। और यही जो एथिलीन नामक हार्मोन है वो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, देखो अभी जस्ट मैंने बताया अगर आपको नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है वो कौन से हार्मोन के कारण पकता है, तो एथिलीन। लेकिन अगर उसको आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाया जा रहा है तो उसमें से कौन सा गैस का प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है एसिटिलीन। किसका, आपका एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है अगर आपको उसको कृत्रिम रूप से पकाना है तब। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं जो प्राकृतिक रूप से जो फल पक रहा है और जो कृत्रिम रूप से फल पक रहा है उसका मैं टेस्ट की बात करूं तो जो प्राकृतिक रूप से पका है उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है ना, बहुत अच्छा मीठा रहता है वो। और बाकी जो आर्टिफिशियल तरीके से जो पका है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता, ठीक है। और जो आपका प्राकृतिक रूप से पक रहा है, नेचुरली जो पक रहा है वो सभी तरफ से एक समान इक्वल रूप से पकता है। लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल तरीके से जो पकाया जाता है फलों को एसिटिलीन डालकर, तो वो आपका सभी तरीकों से एक समान नहीं पक जाता, किसी तरफ ज़्यादा पकता है किसी तरफ कम पकता है। तो ये भी आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो कौन सा जो हार्मोन है गैसीय अवस्था पाया जाता है, एथिलीन। कौन सा जो हार्मोन है वो फलों को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका एथिलीन। कौन सा जो हार्मोन है उसके द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है ना, जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है महिलाओं में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी अवधि को बताया गया है 10 से 12 दिन, 28 दिन, 12 से 18 दिन या 42 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी 28 दिन। कितना दिन आपका, 28 दिन, है ना। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है ये आपका 28 दिन तक चलता है। और याद रखना जो आपका लड़कियों में सबसे पहले जो पीरियड्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं, है ना। और ये जो पहला जो पीरियड्स होते हैं ये आपका 13 से, है ना, 11 से 13 वर्ष की उम्र में आ जाता है, किसमें, आपका लड़कियों में। और जो पहली बार जो पीरियड्स आते हैं उसको क्या बोला जाता है, मेनार्की कहा जाता है। और ये कौन से एज तक आता है, तो ये आता है जी आपको देखना है 45 से 48 वर्ष तक आते हैं, ठीक है। अर्थात 45 से 48 वर्ष तक एक महिला है वो माँ बन सकती है ना। तो 45 से 48 वर्ष तक जो पीरियड्स आएंगे उसके बाद जो लास्ट बार आता है, जो लास्ट बार आता है उसको बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो सबसे पहला बार जो पीरियड्स आते हैं उसको मेनार्की बोलते हैं और सबसे लास्ट बार जो आता है उसको मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है वो कितने दिन का चलता है, तो 28 दिन का चलता है, ये भी आपको याद रखना है। चलो
परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किए जाने वाली विधि है वेस्कोटॉमी, कॉपर टी, ट्यूबेक्टोटॉमी और ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्कोटॉमी, है ना, वेस्कोटॉमी। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में वेस्कोटॉमी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या 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 होता है, जो वेज डिफरेंस मतलब दो नलिका होती है और उसी नलिका के माध्यम से जो मेल का जो स्पर्म होता है वो पेनिस तक आता है। तो जो वेस्कोटॉमी जो होता है उसमें वो जो वेज डिफरेंस है जी उसको काट दिया जाता है ना। अब काटेंगे तो जो स्पर्म है वो तो पेनिस तक नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसीलिए परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वेस्कोटॉमी। अर्थात इसमें क्या होता है जो वेज डिफरेंस होता है, वेज डिफरेंस याद रखना, वेज डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं जी शुक्रवाहिका, जो क्या करता है, जो शुक्राणु को अर्थात स्पर्म को पेनिस तक लाने का काम करता है। तो उसी जो वेज डिफरेंस है उसी को काट दिया जाता है, उसी को काट दिया जाता है। अब काटने के बाद क्या होगा, वो पेनिस तक नहीं आ पाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद अगर नहीं आ पाएगा तो बच्चे को जन्म देने के लिए फिर वो सक्षम नहीं हो पाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाली विधि कौन सा है? तो वेस्कोटॉमी, ये आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली ये आपको प्रश्न उत्तर का जो श्रृंखला है आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।